हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने ज्योग्राफी में एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी है। और हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर सीरीज़ न सिर्फ हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि वो स्टूडेंट जो नॉन ज्योग्राफी के भी हैं और ज्योग्राफी पढ़ने, जानने, समझने के इच्छुक हैं, हमें लगता है कि ये लेक्चर सीरीज़ आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा है इंसुलेशन, जिसे हम सूर्यतप भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम्स क्या है। पहला आउटकम है, हम लोग जानेंगे कि इंसुलेशन होता क्या है, और दूसरा हम लोग समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पृथ्वी की सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किस जगह पर कितनी मात्रा में सूर्यातप या इंसुलेशन पाया जाएगा। तो इंसुलेशन इज द सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं या मीनिंग कह सकते हैं। ये वो सोलर रेडिएशन है जो पृथ्वी की सरफेस तक आता है। अब इसका महत्व क्या है, क्यों हम लोग इसके ऊपर इतनी बार डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए इसका महत्व इस बात का है, इस बात से है कि इंसुलेशन ये तय करता है कि पृथ्वी पर कितना औसत तापमान रहेगा। व्हाट विल बी द मीन ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और एक बार जब ये मीन ग्लोबल टेम्परेचर की बात आती है तो इससे जुड़े हुए आगे के फिनोमेना भी आते हैं, इससे रिलेटेड फिनोमेना आते हैं। वो रिलेटेड फिनोमेना क्या है? एक बार अगर ये तय हो गया कि कहाँ पर तापमान कितना रहेगा, इसी से ये बात तय होती है कि फिर उस जगह पर प्रेशर कैसा रहेगा। जब प्रेशर एक बार तय हो गया तो उस पर यह तय होता है कि उसके आसपास का विंड सिस्टम कैसा रहेगा, चाहे वो लोकल हो, चाहे रीजनल हो, चाहे ग्लोबल हो। और ये सारी चीज़ें मिलकर के कहीं ना कहीं ये तय करती हैं कि कहाँ पर रेनफॉल कितनी होगी, कहाँ पर स्नोफॉल होगी, कहाँ पर फॉग होगा, और तरह तरह के जो और रिलेटेड फिनोमेना है, या हम ये कह सकते हैं कि ये सब मिलकर के ये तय करते हैं कि किस जगह पर किस तरह की क्लाइमेट पाई जाएगी। तो फाइनली हम ये देखते हैं इसका महत्व इस बात में आता है कि पृथ्वी पर कहाँ पर किस तरह की जलवायु रहेगी। ये इस बात से तय होता है इनिशियली कि वहाँ पर सूर्यातप या इंसुलेशन की कितनी मात्रा उपलब्ध थी या मिल रही थी। अब हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें कारण आता है, फैक्टर आता है लैटिट्यूड या अक्षांश जिसे हम कहते हैं। दूसरा फैक्टर आता है डिस्टेंस ट्रैवल इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में कितनी दूरी तय करते हैं, किसने दूरी तय की, जो सोलर रेडिएशन सन से पृथ्वी पर आ रहा है। तीसरा डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अब इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कांस्टेंट नहीं है? जी हाँ, ये कांस्टेंट नहीं होती है। इस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एपीहेलियन और पेरीहेलियन, जिसको उपसौर और अपसौर कहते हैं। इसके बाद टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे से हमारा मतलब है कि हम लोग मॉर्निंग में जैसे उठ के देखते हैं, सुबह देखते हैं तो सन का एंगल कुछ और होता है, उतनी धूप नहीं होती है, जो रेडिएशन आ रहा है उसमें उतनी ताकत नहीं होती है। आफ्टरनून में वही सन की रेस परपेंडिकुलर लंबवत हो जाती हैं और उनकी ताकत बढ़ जाती है, और शाम को फिर से एक बार कम हो जाती है। और फिर पांचवा लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे से हमारा मतलब है कि किसी भी स्थान पर जो सनलाइट है वो कितनी देर के लिए हमको मिल रही है। हम लोग ये जानते हैं कि जो सीजन्स हमारे, जैसे विंटर जाड़े का मौसम है, तो उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होती है, जो डे लाइट का समय होता है, वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द समर्स। तो समर्स में हम देखते हैं पृथ्वी के उस स्थान को जहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है, वहाँ पर इंसुलेशन मिलने की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर विंटर पड़ रही होती है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे इस लेक्चर में। तो आइए हम समझते हैं पहले फैक्टर के बारे में, जो लैटिट्यूड है या अक्षांश है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अक्षांश पर बात करें, हम लोग ये समझते हैं कि अक्षांश की वजह से जो हमारा सूर्यातप है या इंसुलेशन है, ये प्रभावित होता कैसे है। यहाँ पर अगर हम लोग पहले फिगर में देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये जो सनलाइट या जो रोशनी आ रही है, ये लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये एक छोटे एरिया पर यहाँ कंसंट्रेटेड है। यही अगर हमने इस लाइट को 45 डिग्री का हमने एक एंगल दे दिया, तो यहाँ पर देखिए कि वही लाइट
ये इसकी मात्रा उतनी ही है, लेकिन ये यहाँ पर ज़मीन पे या सरफेस पर एक बड़े एरिया पर फैल गई। और अगर हम लोग इसके एंगल को और कम कर दें, 30 डिग्री पर लेते आए, तो देखिए ये लाइट उतनी ही है और ये और बड़े एरिया पर फैल जाती है। मतलब ये है कि वही लाइट, देखिए एनर्जी की मात्रा उतनी ही है, लेकिन जब उतनी ही एनर्जी बड़े एरिया पर फैल जाती है तो पर यूनिट हम लोग कह सकते हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है। या यूँ कह लीजिए कि उतनी ही एनर्जी जब कम एरिया पर रहेगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और उतनी ही एनर्जी जब बड़े एरिया पर फैल जाएगी तो उसका जो प्रभाव होगा वो अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम हो जाए। अब हम लोग देखते हैं कि जब यही सनलाइट ग्लोब पर पड़ती है, ग्लोब के अलग अलग स्थान पर पड़ती है, तो उसका प्रभाव ग्लोब पर अलग अलग कैसे हो जाता है। अब अगर हम लोग इस सेंट्रल पार्ट पे देखें, बीच वाले भाग पर देखें, तो देखिए ये सनलाइट जा करके और यहाँ पृथ्वी पर लगभग 90 डिग्री का कोण बना रही है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एक छोटे एरिया पर केंद्रित है, छोटे एरिया पर। और यही सनलाइट जब ये नॉर्दर्न पार्ट में हम लोग जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो देखिए मात्रा उतनी ही है, सनलाइट उतनी ही है, लेकिन अब उतनी ही सनलाइट एक बड़े एरिया पर फैल जाती है। और इसी तरीके से अगर आप साउथ की तरफ आएंगे, देखेंगे तो सनलाइट की मात्रा उतनी है, लेकिन वो एक बड़े एरिया पर फैल जा रही है। जब उतनी ही मात्रा में एनर्जी, एक ऊर्जा एक बड़े एरिया पर फैल जाएगी तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा उस एरिया के जहाँ पर वो परपेंडिकुलर है और छोटे एरिया पर कंसंट्रेटेड है। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एटमॉस्फेयर। जैसा हमने आपको पहले बताया था, जब हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सनरेज इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर देखिए इस फिगर में जो इक्वेटोरियल पार्ट है, देखिए ये इक्वेटर है यहाँ पर, और इक्वेटर पर ये रेस पड़ रही हैं और ये लगभग परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग देखिए ये शॉर्ट एरिया लिखा हुआ है, छोटे एरिया पर है, और यही सनलाइट जब पोलर एरिया में जाती है तो बड़े एरिया पर फैल जाती है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जब ये इक्वेटर पर होता है तो देखिए यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसके अंदर इसका जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम होता है। और जब हम लोग पोलर एरिया में जाते हैं तो देखिए वही लाइट है, लाइट की मात्रा उतनी है, और जब ये पोलर एरिया में जाती है तो इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है। और अगर एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस बढ़ गया तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट है ये स्कैटर हो जाती है, इसका प्रकीर्णन हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जितना ज़्यादा समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहेगी, जितने थिक लेयर, जितनी मोटी परत एटमॉस्फेयर में रहेगी, उतना ज़्यादा इसके अंदर क्षरण होगा, उतना ज़्यादा इस इंसुलेशन का लॉस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब सनलाइट का डिस्टेंस, ये जो इंसुलेशन है, जब ये पतली लेयर एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करेगी तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उन क्षेत्रों के जहाँ पर इसको एटमॉस्फेयर की एक लंबी लेयर के थ्रू पार करना पड़ता है। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पर जो इंसुलेशन को प्रभावित करता है, और वो है पृथ्वी की सूर्य से दूरी, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या पृथ्वी की सूर्य से दूरी बदलती रहती है? जी हाँ, बदलती रहती है। ये पृथ्वी सूर्य से सबसे पास होती है 3 जनवरी को, जिसको हम लोग पेरिहेलियन या उपसौर बोलते हैं, और पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे ज़्यादा होती है जिसको हम लोग एपीहीलियन बोलते हैं, और ये होता है लगभग 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई अपसौर या एपीहीलियन, इस समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और पेरिहीलियन या उपसौर, इसमें पृथ्वी की सूर्य से दूरी सबसे कम होती है। पेरिहीलियन पे ये दूरी लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है, और एपीहीलियन पर ये दूरी बढ़ करके 152 मिलियन किलोमीटर तक हो जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि कैसे दूरी के, पृथ्वी और सूर्य के बीच में बढ़ती और घटती दूरी से इंसुलेशन कैसे प्रभावित होता है, इसको हम लोग अब समझते हैं। अब इस फिगर में देखिए, ये अगर हम लोग मान लें कि सन की पोजीशन है, तो यहाँ से देखिए ये रेज़ बाहर निकल रही हैं, ये सारी रेज़ बाहर निकल रही हैं। और ध्यान देने की चीज़ ये है कि जब ये रेज़ सन से बाहर निकल रही हैं तो ये फैलती जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट पर देखें, अगर हम लोग इस पॉइंट पर देखें तो देखिए ये सारी रेज़ एक छोटे से एरिया से गुजर रही हैं,
लेकिन जब इनकी दूरी R से R2 हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है, तो किरणें उतनी ही हैं, लेकिन अब ये एक बड़े एरिया से गुजर रही हैं। ये देखिए, ये एक बड़े एरिया से गुजर रही हैं। मतलब ये कि जब उतनी ही किरणें एक बड़े एरिया से गुजरेंगी तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा तुलना में उस एरिया से जो इनसे छोटा था। और जब हम लोग और दूर जाएंगे, ये R3 हो गया, 3 गुना डिस्टेंस बढ़ गया। देखिए, किरणें उतनी ही हैं लेकिन एरिया बड़ा हो गया। मतलब ये कि ऊर्जा उतनी ही है लेकिन वो बड़े एरिया पर फैलती जा रही है। और जब उतनी ही ऊर्जा एक बड़े एरिया पर फैलती जाएगी तो उसका प्रभाव कम होता जाएगा। यही कारण है कि अगर हम लोग देखें, ये पृथ्वी है, हमारे जो मरकरी और वीनस है, बुध और शुक्र हैं, उनकी दूरी पृथ्वी की अपेक्षाकृत कम है सन से, सूरज से, तो वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। और इसके बाद पृथ्वी पर तापमान है। यही अगर हम लोग मंगल और बृहस्पति को देखें, चूँकि उनकी दूरी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो औसत तापमान पाए जाते हैं वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। मतलब ये कि आप सूर्य से जितना दूर जाते जाएंगे, किरणें उतनी फैलती जाएंगी, और किरणें जितना फैलती जाएंगी उनका प्रभाव, उनकी जो ताकत है वो कम होती जाएगी, और ताकत कम होती जाएगी तो उनसे जो मिलने वाली ऊर्जा या उससे जो जनरेट होने वाला तापमान या टेम्परेचर है वो भी कम होता जाएगा। यही कारण है कि पृथ्वी को मिलने वाले इंसुलेशन की मात्रा पेरिहेलियन या उपसौर पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, तुलना में एपीहेलियन के, जिसमें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। हम लोग चौथे फैक्टर पर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे से हमारा मतलब है कि सुबह 6 बजे की क्या स्थिति होती है, दिन में 9 बजे क्या स्थिति होती है, दोपहर के 12 बजे क्या स्थिति है, दिन के 3 बजे क्या स्थिति होती है, और फिर शाम को 6 बजे क्या स्थिति होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सुबह 6 बजे देखें, देखिए अगर हम लोग इस कॉलम में देखें, यहाँ पर देखें, तो देखिए जो प्रकाश है उसकी मात्रा कम है और जो परछाइयाँ हैं वो काफ़ी लंबी पड़ रही हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि सुबह के समय जो सनलाइट है वो इंक्लाइंड होती है, जो सूर्य की किरणें हैं वो एक छोटे से कोण बनाती हुई आती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ता है, सुबह 9 बजे की यहाँ पर इस कॉलम में देखिए, तो प्रकाश की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ गई 6 बजे की तुलना में, और जो परछाई है वो भी थोड़ी सी छोटी हो गई। इसके बाद 12 बजे देखिए, यहाँ पर इस कॉलम में देखिए, तो जो प्रकाश है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, मैक्सिमम है, और जो परछाई है इसकी जो लंबाई थी वो एकदम छोटी हो गई, वहीं पर हो गई परछाई। इसके बाद फिर 3 बजे प्रकाश एक बार फिर से कम हो गया और जो परछाई हैं वो थोड़ी सी लंबी हो गई, और शाम को 6 बजे जो प्रकाश था वो और कम हो गया, शाम हो गई, और जो परछाई है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। परछाई लंबी होती गई, इसका मतलब, इसका अभिप्राय, इससे हम ये लोग ये समझते हैं कि जो सन है उसका एंगल नीचे होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि एंगल जितना कम होगा परछाई उतनी लंबी होगी, और एंगल जितना खड़ा होगा 90 के आसपास होगा तो परछाई जो होगी उसकी साइज़ उतनी ही छोटी होगी। इस फिगर में अब आप ऊपर 3-4 लाइन देख रहे हैं, जैसे इक्वेटर दिया हुआ है, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और उसके बाद 45 डिग्री पर है, और ये 60 डिग्री की लाइन दी हुई है, 66 डिग्री की लाइन दी हुई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर पर हैं, जैसे यहाँ पर इक्वेटर पर है, तो जो औसत मिलने वाली ऊर्जा है इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ये यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ आते जाते हैं, मिलने वाली जो ऊर्जा है, अगर हम लोग पूरे साल भर का एवरेज लें तो मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो होता है लेंथ ऑफ द डे, जिसके ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ डे लाइट से। लेंथ ऑफ डे लाइट से हमारा मतलब है कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर 24 घंटे में से कितने समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता है, कितने समय तक सनलाइट रहती है या दिन रहता है, और कितने समय की रात होती है। इस फिगर में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। और हम लोग जानते हैं कि ऐसा साल में सिर्फ 2 दिन होता है जिसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं या विषुव कहते हैं। एक होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 22 सितंबर को, जब पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है हर स्थान पर। इन 2 डेट से अगर हम लोग हटें तो सिर्फ इक्वेटर ही एक ऐसा लैटिट्यूड है
इक्वेटर ही एक ऐसी अक्षांश रेखा है जिस पर साल भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। बाकी हर लैटिट्यूड पर, हर अक्षांश पर प्रतिदिन दिन और रात के बीच की जो दूरी है, जो अवधि है, वो परिवर्तित होती रहती है। और जब दिन की अवधि परिवर्तित हो रही है, अगर लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगा, और लेंथ ऑफ द डे अगर कम होगी तो मिलने वाले इंसुलेशन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये तो भी हम लोग फिगर देख रहे हैं 21 मार्च और 22 सितंबर का। बाकी जून की क्या स्थिति है और दिसंबर की क्या स्थिति होती है, उस पर लेंथ ऑफ द डे का किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये और क्लियर होगा और स्पष्ट हो जाएगा, जो हम लोग अब देखते हैं। दिसंबर और जून, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए यहाँ ये स्थिति दिसंबर की है और ये स्थिति जून की है। अब अगर हम लोग यहाँ सूर्य से देखें तो यहाँ देखिए जो इसकी किरणें हैं, दिसंबर में ये किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न है। और यही जून में जो इसकी सीधी किरणें कह सकते हैं या लंबवत या परपेंडिकुलर रेज हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में इंक्लाइंड रेज पड़ती हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब सूर्य की किरणें, सनलाइट जब वर्टिकल होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो वो छोटे एरिया पर कंसंट्रेटेड रहेगी और उसका प्रभाव कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो जब दिसंबर में सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर पर, दक्षिणी गोलार्ध पर, तो यहाँ पर सीज़न क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। सीज़न यहाँ पे समर हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा होगा जून की स्थिति में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ द डे की। देखिए इक्वेटर पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहेगी, तो यहाँ पर तो 12 घंटे की ही डे लाइट रहेगी। अब अगर हम लोग दिसंबर की स्थिति देखें तो एंटार्क्टिक सर्किल पर यहाँ 24 घंटे की डे लाइट होगी। इक्वेटर पर 12 घंटे की है, यहाँ पर 24 घंटे की है, और आर्कटिक सर्किल पर ये 0 रहेगा। तो अगर यहाँ पर 12 है इक्वेटर पर, एंटार्क्टिक सर्किल पर 24 है, तो मतलब यहाँ कहीं पर बीच में 18 होगा, यहाँ 21 होगा और यहाँ पर 15 होगा। तो ये 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 और 21 से 24 की तरफ जो ड्यूरेशन है डे लाइट का वो बढ़ता जाएगा। और अगर हम लोग दिसंबर में इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलें तो यहाँ पर 12 घंटे की डे लाइट है, यहाँ पर 9 घंटे की हो गई, फिर ये 6 घंटे की हो गई, 3 घंटे की हो गई, और जब हम लोग आर्कटिक सर्किल तक पहुँचेंगे तो ये जो लेंथ ऑफ द डे है ये 0 हो जाएगी। 24 घंटे की रात रहती है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। अब अगर जून की स्थिति में चले तो यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आर्कटिक सर्किल पर 24 घंटे की डे लाइट है और एंटार्क्टिक सर्किल पर 0 आवर की डे लाइट है, मतलब 24 घंटे की रात रहती है, और आर्कटिक सर्किल या इससे नॉर्दर्न पार्ट में 24 घंटे का दिन होता है या डे लाइट होती है। तो यहाँ पर अगर इक्वेटर पर 12 है तो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये 15 घंटे की डे लाइट हो जाएगी, 18 घंटे की हो जाएगी, 21 घंटे की हो जाएगी, और फिर आर्कटिक सर्किल जब पहुँचेंगे तो ये 24 घंटे की डे लाइट हो जाएगी। और सदर्न में अगर हम लोग जाएं, दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग जाएं जून की स्थिति में, जब वहाँ पर जाड़ा पड़ रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुँचते पहुँचते ये लगभग 9 घंटे की डे लाइट रहती है, और आगे जाएंगे तो ये 6 घंटे की रह जाएगी, उसके बाद 3 घंटे की रह जाएगी, और जब हम लोग 66.5 डिग्री साउथ, जिसको एंटार्क्टिक सर्किल कहते हैं, एंटार्क्टिक वृत्त कहते हैं, वहाँ जब पहुँचेंगे तो डे लाइट का जो ड्यूरेशन है वो 0 हो जाएगा। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि जब कहीं पर 18 घंटे की डे लाइट मिलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ जो मिलने वाला इंसुलेशन है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी, जो कि समर की स्थिति है। और यही अगर आप विंटर्स में चले जाइए जहाँ पर सिर्फ 6 घंटे की ही अगर सनलाइट है, सन का एंगल भी कम है, तो दोनों स्थितियाँ मिल करके जो उसका एक एंड रिज़ल्ट आएगा कि जो मिलने वाला इंसुलेशन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब इसी बात को हम लोग समझते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। हो सकता है आपको ग्राफ देख करके लगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या कठिन सी चीज़ है, बट बिलीव में ये एक बार जब आप इस ग्राफ को देखेंगे, समझेंगे, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 लाइंस दी हुई हैं, 0 डिग्री की, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ।
ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है इंसुलेशन को। एक तरफ जो इसका वाई एक्सिस है इस पर दिया हुआ है इंसुलेशन की मात्रा वाट पर मीटर स्क्वायर, उसमें आप बहुत डिटेल मत जाइए, और दूसरी तरफ दिए हुए महीने जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। अब हम लोग सिर्फ इस ब्लू लाइन को देखेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेटर को। देखिए यहाँ पर ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से। अगर हम लोग देखें तो जैसा हमने आपको बताया कि इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, हमेशा वहाँ 12 घंटे की सनलाइट है। लेकिन साल के सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं, एक मार्च में और एक सितंबर में, जब इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 12 घंटे तो साल भर पड़ रही है, लेकिन उस साल भर में 2 दिन, एक 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर, इस पर इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली किरणों का कोण वर्टिकल होता है, 90 डिग्री होता है। तो साल भर इसको इंसुलेशन मिल रहा है, हाई अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है, लेकिन इन 2 तारीख पर पड़ने वाला जो इंसुलेशन है, सूर्यातप है, उसकी मात्रा मैक्सिमम हो जाती है। ये तो बात हो गई इक्वेटर की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बाकी जगहों की। बाकी यहाँ पर देखिए 3 लाइन और है। ये जो हरी लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये है 30 डिग्री नॉर्थ की। जो रेड कलर की लाइन है ये 60 डिग्री नॉर्थ की है, और ये जो येलो लाइन है ये है 90 डिग्री नॉर्थ या नॉर्थ पोल की। अब अगर हम लोग इन सिर्फ 3 लाइंस को देखें, एक ग्रीन लाइन को, एक रेड लाइन को और एक येलो लाइन को, तो इन तीनों लाइंस पे मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री और नॉर्थ पोल पर जो इंसोलेशन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कब? जून में या 21 जून को। क्यों? क्योंकि सन की लाइट, इसमें जो ड्यूरेशन होता है सनलाइट का, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो लगभग नॉर्थ पोल पे जाके 24 घंटे हो जाता है, 60 डिग्री पर 18 घंटे है, 30 डिग्री पर 15 घंटे है। तो जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो पड़ने वाली जो इंसुलेशन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें जो पोल्स हैं, इसका एक केस इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा सा अलग से आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। अगर अब हम लोग सिर्फ ये येलो लाइन देखें, सिर्फ ये येलो लाइन देखें जो कि नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर देखिए मार्च से इसको इंसुलेशन मिलना शुरू हुआ और इंसुलेशन की मात्रा बढ़ती चली गई, पीक हो गई, और उसके बाद फिर ये डाउन होकर के, कम होकर के सितंबर में ख़त्म हो गई। तो इसको मार्च से लेकर के सितंबर के बीच में तो खूब इंसुलेशन मिल रहा है, लेकिन सितंबर से लेकर के दिसंबर और फिर इधर जनवरी से लेकर मार्च तक इसको मिलने वाले इंसुलेशन की मात्रा कितनी है? 0 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ जो हमारे ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, इनमें 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन कब से शुरू होता है? 21 मार्च से लेकर के 22 सितंबर के बीच में। तो इस बीच में इसको खूब इंसुलेशन मिला। इसके बाद 22 सितंबर से लेकर के और 21 मार्च तक यहाँ पर 6 महीने की रात हो जाती है, और 6 महीने की रात हो गई, जब सनलाइट मिलेगी ही नहीं तो मिलने वाले इंसुलेशन की मात्रा भी 0 हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली अभी तक जो 5 फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, इनका फाइनल आउटकम क्या निकल करके आया। इनका फाइनल आउटकम हम लोगों ने देखा इस ग्राफ में कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पर, अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर साल के अलग अलग टाइम पर कितनी मात्रा में इंसुलेशन मिलता है और क्यों। अब इसी ग्राफ से हम लोग अगर बगल में एक दूसरा ग्राफ है इसको इंटरप्रेट करें तो देखते हैं कि 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री साउथ के बीच में, मतलब इक्वेटर से लेकर के मिड लैटिट्यूड के बीच में, 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच में, यहाँ पर एनर्जी का एक सरप्लस होता है। देखिए ये इस एरिया में एनर्जी का सरप्लस है, कहाँ से कहाँ तक? 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच में। और इससे अगर हम लोग 40 डिग्री साउथ से साउथ पोल की तरफ जाएं या 40 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो यहाँ पर एनर्जी का डेफिसिट होता है। मतलब ये कि मिड लैटिट्यूड्स में, इक्वेटर से मिड लैटिट्यूड के बीच में, यहाँ से यहाँ तक में एनर्जी का सरप्लस है और उसके बियॉन्ड एनर्जी का डेफिसिट है। अब अगर यहाँ पर एनर्जी का
कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ पर एनर्जी का डेफिसिट हो गया, तो एनर्जी हमेशा अपने कंसंट्रेशन के एरिया से जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है उससे एनर्जी फ़्लो करती है उस एरिया की तरफ जहाँ पर एनर्जी कम है। ये एनर्जी कैसे फ़्लो करती है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। आइए अब देखते हैं कि इस लेक्चर से, इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या चीज़ें जाना या सीखा। पहला है कि जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, मतलब इक्वेटर या उसके आसपास के जो अक्षांश हैं, इन्हें ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है, सूर्य तप मिलने वाले सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर मिलने वाला जो सूर्यातप है, इंसोलेशन है, उसकी रेंज मिनिमम होती है, मतलब साल भर में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो अंतर है वो सबसे कम होता है। इसके बाद इक्वेटर पर ही 2 पीक वैल्यूज़ मिलती हैं इंसोलेशन की, सूर्यातप की, वो इक्विनॉक्स पर मिलती हैं, विषुव पर। इसके बाद सरप्लस एनर्जी होती है 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच में। पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स, इनका जो पीक वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, वो होता है उनके सॉलिस्टिक्स या अयनांत पर। इसके बाद पोल्स पे मिलने वाला जो इंसोलेशन है वो सिर्फ 6 महीने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। मतलब नॉर्थ पोल में इंसोलेशन मिलेगा मार्च से लेकर के सितंबर तक में, या 21 मार्च से लेकर 22 सितंबर के बीच में, और साउथ पोल पर इंसोलेशन मिलेगा 22 सितंबर से लेकर के 21 मार्च के बीच। और अंत में हम ये देखते हैं कि 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ पोल के बीच में और 40 डिग्री साउथ से साउथ पोल के बीच में एनर्जी का डेफिसिट होता है, एनर्जी की कमी होती है। और दोस्तों, अंत में थिंकिंग ज्योग्राफिकली आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जबकि यहाँ पर जो सूर्य का एंगल है, जो कोण है, वो वर्टिकल होता है सिर्फ इक्विनॉक्स पर, विषुव पर। आई रिपीट, भूमध्य रेखा पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जबकि यहाँ पर जो सन की किरणें हैं, जो सनरेज हैं, वो वर्टिकल लंबवत होती हैं सिर्फ विषुव पर। ऐसा क्यों है? इस पर सोचिएगा।